नमस्कार। इस व्याख्यान में मैं आपके सामने असाइनमेंट 2 की कुछ चुनिंदा सवाल हल करूंगा। तो पहला सवाल जो हम हल करेंगे वो प्रश्न पहला है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र हो, उसमें आप थोड़ा अगर चलें तो पोटेंशियल बदल जाता है। जो पोटेंशियल बदलता है उसका मान आता है अब इस सूत्र के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर आप जो dl वेक्टर आप चल रहे हैं, छोटा सा अमाउंट जो आप चल रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हैं तो पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं आता। यानी आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर चल रहे हैं, आप एक ही पोटेंशियल की सतह पर चल रहे हैं। तो जब आपको दिए हुए सरफेस पहचानने हैं कि इक्वी पोटेंशियल है कि नहीं है, तब आप देखें कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखें, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चल रहे हैं तब आप देखिए कि पोटेंशियल में जो बदलाव आएगा वो नेगेटिव होगा। यानी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलेंगे तब आप घटते पोटेंशियल की ओर चलेंगे। इस फैक्ट को यूज करते हुए आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में एक रॉड जो है L लेंथ की, जो ओरिजिन से सटा कर रखी है, और इस रॉड के कुछ दूर किसी पॉइंट X पर आपको पोटेंशियल निकालना है, और इस रॉड पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इस रॉड को छोटे छोटे हिस्सों से बनी एक रॉड की तरह देखेंगे और हम उन छोटे छोटे हिस्सों का पोटेंशियल X पर निकालेंगे और फिर उनको जोड़ देंगे। यानी हम इंटीग्रेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए आप इस छोटे से भाग के पोटेंशियल को निकालना चाहते हैं, तो इस छोटे से भाग में जो चार्ज होगा वो हो जाएगा, टोटल चार्ज Q जो है वो पूरी लेंथ L पर वितरित है, और छोटे से भाग में उसको dx से मल्टीप्लाई करने पर जो डेंसिटी है वो चार्ज हमें मिल जाएगा। तो इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा x पर वो आ जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूं dv, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय डिस्टेंस। और डिस्टेंस इसका होगा, अगर आप यहां से x डैश दूरी पर हैं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये इस छोटे से भाग का पोटेंशियल होगा x पर। मैं इसको dx डैश कर देता हूं ताकि हम x में कंफ्यूज ना हो। अब हमें पूरे रॉड का जो पोटेंशियल निकालना है x पर, वो सीधा इस सूत्र को इंटीग्रेट करके हमें मिल जाएगा। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है, dq का भी मैं मान यहां रख देता हूं जिसमें से q बाय l कांस्टेंट है। अब आप देखिए x डैश जो है वो हमारे रॉड के उस हिस्से का कोऑर्डिनेट है जिससे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। यानी x डैश 0 से स्टार्ट होगा और L तक जाएगा, जो हमारी रॉड की लेंथ है। इस सूत्र से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस इस समय स्मॉल r डैश है, और आप
इस पे थोड़ा सा चार्ज डाल देते हैं, जिससे इसका रेडियस बढ़कर dr डैश बढ़ जाता है। तो आपने इस प्रक्रिया में इस पर कितना कार्य किया होगा इस सिस्टम पर, वो हम इस स्टेप में हम वो निकाल लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये स्टेप इस सवाल से कैसे जुड़ा है। तो इस अगर स्फीयर में चार्ज डेंसिटी रो है, तो इस सतह पर जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा, मैं इसको वी आर डैश लिख देता हूं, यानी आर डैश स्फीयर की सतह पर जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि आप जानते हैं कि स्फीयर के अगर हम बाहर हों तो स्फीयर ऐसे बिहेव करता है जैसे सारा वो पॉइंट चार्ज सेंटर पर रखा हो। तो इसका टोटल चार्ज जो होगा वो आ जाएगा यानी रो टाइम्स वॉल्यूम, और ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो आर डैश जो सतह की दूरी है वहां पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो ये पोटेंशियल आ जाएगा इस सतह का, और इस पे आपने जो चार्ज जोड़ा है वो है डी क्यू डैश। तो हम देखते हैं कि जब हम डी क्यू डैश चार्ज डाल रहे हैं इस सिस्टम पर, तो इस सिस्टम का रेडियस, तो ये जो चार्ज था, ये जो बॉडी थी, ये फूल कर डी आर डैश इसका वॉल्यूम बढ़ गया है। तो यानी आपने रो टाइम्स इतना चार्ज इसमें ऐड कर दिया, यानी रो टाइम जितना आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया। जो चेंज वॉल्यूम होगा वो होगा जो 4 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है टाइम्स डी आर डैश जिस थिकनेस से वो बढ़ गया है। यानी जब आप डी क्यू चार्ज इस पर डाल रहे हैं तो वो डी क्यू इतना है, जब आप इतना डी क्यू डालेंगे तब डी आर डैश उस स्फीयर का रेडियस बढ़ जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपने जो इस सिस्टम पर काम किया है, जो वर्क किया है, वो हो जाएगा ये तो पोटेंशियल है, और इसको हम गुणा करेंगे जिस चार्ज को हमने इस पोटेंशियल से चलाया है। इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी पर तो पोटेंशियल जीरो ही होता है, यहां पर पोटेंशियल इतना है। तो जो आपने कार्य किया है वो आ जाएगा ये चार्ज गुणा ये पोटेंशियल। अब आपके पास जो सवाल में हल करने को है वो है कि एक जो स्फीयर है कैपिटल आर रेडियस का, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आप कल्पना कीजिए कि ये स्फीयर कैसे बनाया गया होगा। पहले एक थोड़ा सा चार्ज लाया गया होगा, फिर उसमें थोड़ा सा चार्ज और ऐड किया होगा तो वो थोड़ा बड़ा स्फीयर बना होगा, फिर आपने थोड़ा और चार्ज ऐड किया तो वो थोड़ा और बड़ा स्फीयर बना। इस तरह आप चार्ज ऐड करते गए और स्फीयर बड़ा होता गया। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि अगर आर रेडियस का स्फीयर हो और उस पर हम थोड़ा सा चार्ज ऐड कर दें, आर डैश रेडियस का स्फीयर हो और उस पर हम थोड़ा सा चार्ज ऐड कर दें, तो अभी हमने मान निकाला था, तो इसमें हमें जो कार्य करना पड़ता है वो होता है तो जब आप आर डैश रेडियस के स्फीयर पे ये काम करेंगे तो आप इतना कार्य करेंगे। जैसे जैसे रेडियस चेंज होता जाएगा आपका कार्य अलग होता जाएगा। तो जैसे ही आप इस सूत्र को इंटीग्रेट कर देंगे आपको टोटल जो वर्क डन है यानी टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिल जाएगी, और इस तरीके से आप तीसरा सवाल हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे चौथा सवाल कैसे हल करना है। चौथा सवाल आसान है। एक्स एक्सिस पर आप मान लीजिए डी 2D 4D 8D ऐसे 2 की पावर D डिस्टेंस पर Q चार्ज रखे हैं।
और आपको ओरिजिन पर पोटेंशियल निकालना है। तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल जो आएगा वो एक एक के पोटेंशियल का सम आ जाएगा, यानी वो आ जाएगा ये जो कि पहले चार्ज के कारण पोटेंशियल है, ये जो दूसरे चार्ज के कारण पोटेंशियल है, और इस तरह। तो आप देखिए ये एक मामूली जीपी है जिसका सम आपको निकालना है, और इस तरीके से देखिए आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। प्रश्न 5 भी सीधा है, जिसको हल करने का तरीका हम आपको डॉक्यूमेंट में देंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। तो दिए गए क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, और आपको यह दिया है कि पॉइंट O पर जो पोटेंशियल है वो 0 है। यानी मेरे को अगर P पर पोटेंशियल निकालना है तो मैं पॉइंट O से पॉइंट P की ओर चलूंगा, और जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा उसको मैं कह दूंगा कि P पर पोटेंशियल है। तो P पर जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, यानी आप किसी भी पाथ से जाएं, किसी भी रास्ते से अगर आप O से P की तरफ जाएंगे तो आपका चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। तो हम अपनी सहूलियत के लिए कुछ आसान रास्तों से इसकी गणना करेंगे ताकि मेरी जो कैलकुलेशंस हैं वो आसान हो जाए। मेरे दिमाग में जो पहला आसान रास्ता आता है वो यह है कि हम पहले x दिशा में जितनी दूरी है वो कवर कर लें, फिर हम y दिशा की दूरी कवर कर लें, और फिर हम z दिशा की दूरी कवर कर लें। यानी आप जो पाथ फॉलो करेंगे वो आप ऐसे कर लें कि आप O से जाएं मान लीजिए M पर, जो कि आपने x दिशा में पूरी दूरी कवर कर ली है, लेकिन आप y और z दिशा में बिल्कुल नहीं चलें। फिर आप केवल y दिशा में चलिए और जाइए मान लीजिए n तक, और फिर आप z दिशा में चलिए, तब आप P पर पहुंच जाएंगे। अगर आप इस पाथ पर चलते हैं तो आसानी यह है कि आपको हर एक हिस्से के लिए, जब आप केवल x में चल रहे हैं तो आपको केवल एक ही कंपोनेंट इंटीग्रेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो जब आप O से M जा रहे हैं तब आप देखेंगे कि आपका जो dl वेक्टर है वो केवल ये आएगा, y और z दिशा में आपका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसी तरीके से जब आप केवल y में जा रहे हैं तो आपके पास dl वेक्टर जो आएगा, और इसी तरह और जब आप O से M की ओर जा रहे हैं तो y और z कंपोनेंट फिक्स हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सूत्र है उसमें जब आप इंटीग्रेट करेंगे तब आप y और z को फिक्स रख सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं, और केवल x को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है। इसके अलावा एक और तरीका है जिसमें आप सबसे छोटे रास्ते से, यानी जो स्ट्रेट लाइन पाथ है O से P की ओर, उससे अगर आप जाएं तो पहले हम देखेंगे कि उसको सॉल्व करना इतना आसान क्यों नहीं है, और फिर मैं दिखाऊंगा कि उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो मान लीजिए आप O से P की ओर जाते हैं, और आप मान लीजिए किसी पॉइंट बीच में, मान लीजिए किसी पॉइंट Q पर हैं,
जिसके कोऑर्डिनेट्स अभी हमें ज्ञात नहीं है। तो आप देखिए कि जब आप Q पर हैं तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात नहीं है। आप भले ही ये जानते हैं कि dl वेक्टर जो होगा वो इस दिशा में होगा, इस वेक्टर की दिशा में होगा, जिससे आप dl वेक्टर का मान तो निकाल सकते हैं, लेकिन आप Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर x, y और z अभी आपको ज्ञात नहीं है। तो इसके लिए हम ऐसे हल कर सकते हैं कि मान लीजिए हम इसको आसान तरीके से हल करने के लिए इसको पैरामीटराइज कर देते हैं। कहने का अर्थ ये कि मैं जानता हूं कि जो OP वेक्टर की जो लाइन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वो O वेक्टर जमा OP वेक्टर है। अब आप देखिए कि आप किसी भी पॉइंट Q का, चूंकि Q आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो बीच में कहीं पे है, तो किसी भी पॉइंट Q का अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि OP वेक्टर के कुछ ही हिस्से दूर Q है, लैम्डा जो है वो 1 से छोटा है, यानी OP वेक्टर अभी अधूरा है। तो O से OP की ओर जाने वाली लाइन पर आपने कुछ दूरी तय की है, पर आप P तक नहीं पहुंचे हैं, जो कि हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट Q है। तो इस तरीके से आप Q के x, y और z कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो आप Q का पोजीशन वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, ये जो O का पोजीशन वेक्टर है जमा लैम्डा गुणा OP वेक्टर जो है, यानी P माइनस O वेक्टर। अब आप देखिए कि आपको x, y और z का मान जो है किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर वो मिल गया है। जब आप dl इस लाइन पर चलेंगे उसका मान भी आपको मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा कि आप लैम्डा थोड़ा सा चेंज करिए तो आप थोड़ा और दूर आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही आप लैम्डा को चेंज करेंगे आप थोड़ी दूरी तय कर लेंगे, उसी से आपको dl वेक्टर जो है d लैम्डा की टर्म्स में मिल जाएगा। तो आप लिख देंगे तो ये आपका dl वेक्टर है। और इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट Q पर जो आप कार्य करेंगे वो निकाल सकते हैं। जिसमें आप Q पॉइंट चूंकि आर्बिट्रेरी है और उसके x, y, z की अभी हमने मान लिखा है और dl वेक्टर का मान ऊपर दिया है। तो इस तरीके से आप छोटा सा कार्य जो आप केवल Q पॉइंट पर करेंगे वो आप निकाल सकते हैं। और इस सूत्र को जब आप इंटीग्रेट कर देंगे तब आपको कुल कार्य मिल जाएगा। मैं इसको कार्य की बजाय चेंज इन पोटेंशियल लिख देता हूं, यानी जो आप कार्य करेंगे, यानी O से P की ओर जाने में जो आप कार्य करेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा जब आप इस सूत्र को इंटीग्रेट कर देंगे। और आप देखिए कि Q हमने आर्बिट्रेरी लिया है, तो Q आपको शुरू करना है O से और आपको जाना है अंत में P तक। और चूंकि आप जानते हैं कि ये इंटीग्रेशन लैम्डा की टर्म्स में होगा, क्योंकि सब d लैम्डा की टर्म्स में है, तो आप जानते हैं कि इसकी जो असली लिमिट्स आएंगी वो आएंगी लैम्डा जो है वो 0 से 1 की तरफ जा रहा है। इस तरीके से आप प्रश्न 6 हल कर सकते हैं उस पाथ के अलोंग जो O से P की ओर सीधी लाइन है। तो आप देखेंगे कि इसमें गणित थोड़ा ज़्यादा है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 की ओर। तो मान लीजिए ये आपके पास एक मेटल का स्फीयर है या कोई भी बॉडी है, कोई भी शेप की है, अगर मेटल की है
तो आप जानते हैं कि उसके पास अगर आप कोई चार्ज Q ले आएंगे, मान लीजिए प्लस चार्ज, तो मेटल की सरफेस पे कुछ कुछ चार्ज इंड्यूस होने लगेगा इस तरीके से कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, केवल मेटल के अंदर, वो हर जगह जीरो होगी, एकदम एग्जैक्ट जीरो होगी। इस तरीके से मेटल की सतह पर चार्ज आ जाएगा। मेटल में से कुछ इलेक्ट्रॉन Q चार्ज के करीब आ जाएंगे और जो बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज है वो मेटल की पीछे वाली सतह की ओर चला जाएगा। तो इसी तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि मान लीजिए मेटल के अंदर अगर हम कोई गॉसियन सरफेस बनाएं, तो चूंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा गॉस लॉ के कारण, क्योंकि इस सतह से जो फ्लक्स निकल रहा है वो जीरो है। हमने यह भी देखा है व्याख्यान में कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ना सिर्फ टोटल चार्ज जीरो होगा बल्कि कोई भी चार्ज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उतना ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अंदर हो, बल्कि कोई भी चार्ज अंदर नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप मेटल के अंदर एक कैविटी बना देते हैं और आप बाहर एक पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए ला के रख दें, तो मेटल की सतह पर कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे और आप पाएंगे कि मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगी। तो जब आप मेटल के अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तब आप पाएंगे कि इस गॉसियन सरफेस के आर पार जो फ्लक्स है वो जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यानी इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो जीरो है। अब आप ये भी जानते हैं कि इसके अंदर चूंकि चार्ज, सवाल में कोई चार्ज अंदर दिया नहीं है, तो आप यूनिकनेस थ्योरम से ये दिखा सकते हैं, जैसा कि व्याख्यान में दिखाया भी है, कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर जीरो होगी। यानी जो एक कैविटी है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो भले ही आप इस पॉइंट पे हों, यानी P पॉइंट पर, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। भले ही आप यहां हो या यहां हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों ही पॉइंट पर जीरो होगी। इस तरीके से आप, इस लॉजिक से आप प्रश्न 10 हल कर सकते हैं। धन्यवाद।